एक बार पुनः समाजशास्त्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है, ये सारे तथ्यों को जानने और समझने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए हम पुनः उन बातों को दोहराते हैं जो हमने कल पढ़ी थी और जिनको हमने समझने की चेष्टा की थी। मैं पुनः इस बात को दोहराती हूँ कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, ऐसा अधिकांशतः सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना है। क्यों वैज्ञानिक है, इसके संबंध में हम पूर्व में जान चुके हैं और क्योंकि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, इसलिए बिना अनुसंधान के तो समाजशास्त्र अधूरा होगा। हम कैसे अपनी उस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ, समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। और इसी बात पे चर्चा करते हुए कल हमने समाजशास्त्र का जो एक अभिन्न अंग है, उसका अनुसंधान करने का जो उसकी प्रवृत्ति है, बिना अनुसंधान के हम समाजशास्त्र की प्रकृति जो नेचर है, प्रकृति है, उसे वैज्ञानिक नहीं मान सकते। इसके संबंध में हमने सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की विशेषताओं को जानने की चेष्टा की थी, जिसमें हमने प्रथम विशेषता जानी थी प्राकल्पना की जांच। मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया था प्राकल्पना क्या होती है और अधिक विस्तार से, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्राकल्पना। अधिकतर प्रश्न पत्र में ये पूछा जाता रहा है कि प्राकल्पना किसे कहते हैं, प्राकल्पना के क्या उद्देश्य हैं, शून्य प्राकल्पना क्या है। इस तरह के तमाम प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए हम प्राकल्पना के बारे में अति विस्तार से आने वाली कक्षाओं में जानेंगे। परंतु हाल फिलहाल प्राकल्पना क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको पूर्व में बता चुकी थी। और चूँकि आप लोगों ने अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको कल का पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। दूसरी विशेषता सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की हमने जो जानी थी वो ये थी कि इसके वैज्ञानिक चरण हैं, जो जिसे हम साइंटिफिक स्टेप्स कहते हैं, कि बिना उसके अगर उन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, जो एक विज्ञान के लिए फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो ये संभव ही नहीं है कि हम समाजशास्त्र के संबंध में ये दावा कर सकें कि उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। तत्पश्चात हमने समाजशास्त्र की प्रकृति की जो तीसरी विशेषता को जाना और समझा था, वो ये था कि ये व्यवहारिक एवं शुद्ध अनुसंधान है। और व्यवहारिक अनुसंधान क्या होता है, जो दिन प्रतिदिन की जो व्यवहारिक समस्याएं उनको हल करने में योगदान दे। और शुद्ध सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, जो विशुद्ध ज्ञान की खोज पर, जिसका मोटिव ही ये हो कि कुछ इनोवेटिव हो, कुछ नया हो, जिसके संबंध में दूसरों को ना पता हो। समाज अपने आप में एक बहुत बड़ा खजाना है सामाजिक संबंधों का। यहाँ दिन प्रतिदिन जो घटता है उसमें कुछ ऐसी अनछुई, कुछ ऐसे छुपे हुए तथ्य होते हैं जिनके बारे में हमें तनिक भी आभास नहीं होता, अनटिल अनलेस जब तक कि उस विषय पर शोध नहीं होता। और हमने पांचवी विशेषता जिसके बारे में जाना था वो थी सत्यापनशीलता। और सत्यापनशीलता से तात्पर्य क्या है, तथ्यों की निष्पक्षता से जांच एवं पुनर्परीक्षण की उसकी योग्यता का होना जरूरी है। अब उसके बाद हम सामाजिक अनुसंधान की एक और जो प्रकृति की विशेषता है उसे आज जानते हैं, तटस्थता। तटस्थ होना, बिल्कुल अपने आप को, जो आपके आसपास भाव हैं, भावनाएं हैं, उनसे अपने आप को बिल्कुल हटा देना और तथ्यात्मक साक्ष्यों को जुटाकर मूल्य निरपेक्षता पर आधारित निष्कर्षों को प्रस्तुत करना। तटस्थता को समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि तटस्थ कौन होता है, जो निर्विकार होता है, जो निर्जीव होता है, अमूमन कि बिल्कुल जैसा है उसी रूप में है। अब मनुष्य के लिए जो तटस्थ होना है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए तो समाजशास्त्र में मैंने जैसे कि कल आपसे बात की थी, मैं पुनः उस बात को दोहरा रही हूँ कि समाजशास्त्र में एक धड़ा, एक वर्ग लगातार इस बात पे
बल देता है, एम्फेसिस करता है कि कैसे समाजशास्त्र की प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक हो सकती है, कैसे समाजशास्त्र शुद्ध विज्ञान हो सकता है जब उसका अध्ययन करने वाला मानव है। और मानव के लिए तटस्थ होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मानव का जो संचालन है, उसका समस्त व्यक्तित्व ही संचालन होता है उसके मस्तिष्क और भावनाओं से। तो भावनाहीन व्यक्ति किस प्रकार से कहीं भी संसार में अपना अस्तित्व कायम कर सकता है। इसलिए ये वो वर्ग जो समाजशास्त्र को शुद्ध विज्ञान मानने से मना करता है, इन पक्षों को देके विरोध करता है। परंतु वहीं दूसरी ओर जो समाजशास्त्र की प्रकृति को शुद्ध वैज्ञानिक प्रकृति मानते हैं और ऐसा दावा करते हैं कि इसकी प्रकृति शुद्ध वैज्ञानिक है, वो निरंतर वो जो सारी विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम पूर्व में चर्चा करते आ रहे हैं, उस पर वो न केवल बल देते हैं, बल्कि वो मानते हैं कि एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता तटस्थ होकर, बिल्कुल निर्विकार होकर अध्ययन कर सकता है। ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति निष्पक्षता के साथ अध्ययन करता है, अगर उसके लिए दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त वो अमुक ना होकर मात्र एक शोधार्थी है जिसका उद्देश्य समाज की वास्तविकता को दूसरे लोगों के सामने लेकर आना है, किसी पर्टिकुलर सामाजिक घटना की वास्तविकता को या किसी पर्टिकुलर सोशल इशू को लेकर या किसी सामाजिक तथ्य को लेकर बिल्कुल ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ किसी पक्ष को सामने लेकर आना है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कि व्यक्ति उसमें पूर्णतः अपनी भावनाओं को अलग करते हुए बिल्कुल तटस्थ होकर उसका अध्ययन करे। ऐसा मानना है उन लोगों का जो कि समाजशास्त्र को शुद्ध विज्ञान मानते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र की प्रकृति को तो हमने इतना जाना। अब हम जानते हैं सामाजिक अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं। इसे हम थोड़ा सा ये चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपने इसे ध्यान से नहीं सुना तो आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत आएगी। देखिए, अगर आपको समाजशास्त्र को सिर्फ रटकर नंबर लेकर आने, अंक लेकर आने तो बात अलग है, परंतु अगर आपको समाजशास्त्र में अपना करियर बनाना है, समाजशास्त्र में बहुत अच्छे जीवन में रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, इस विषय पे मैं कभी आगे चर्चा करूँगी। परंतु अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सामाजिक अनुसंधान के साथ आने वाले भविष्य में भी जुड़कर रहना है, तो आपको जो आपका सामाजिक जो सोशल रिसर्च का जो पेपर है, जितने भी उसके चैप्टर्स हैं, उनको बहुत ध्यान से समझना होगा। अगर आपको पीएचडी करनी है तो भी आपको हर स्थिति में इस पेपर में पारंगतता हासिल करनी होगी, क्योंकि ये फैक्चुअल फैक्ट है कि ये पहला स्टेप है। जैसे आपको अगर बहुत ऊपर तक पहुंचना है तो ये मान लीजिए कि हम उड़ के तो नहीं पहुंच सकते, हम पक्षी नहीं है ना, हम मानव हैं। तो हमें पहला स्टेप, पहला जो सीढ़ी है, पहला कदम इस जो आपके ग्रेजुएशन लेवल में सामाजिक अनुसंधान का जो आपका पेपर अधिकतर विश्वविद्यालयों में सभी जगह ये पढ़ाया जाता है, तो इसको बहुत गहराई से समझना होगा। हाँ, अगर आपने इसे समझा तो ना केवल इस ऐसे पेपर जो विज्ञान से कहीं ना कहीं संबंधित हैं, तो ना केवल आपके अच्छे अंक आएंगे, अपितु आप आने वाले भविष्य में इस विषय पर बहुत अधिक काम भी कर पाएंगे। और यही कारण है कि मैं जो भी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ वो सिर्फ पुस्तकीय भाषा से बिल्कुल परे हटकर एक आम इंसान की भाषा में इसलिए समझाने का प्रयास करती हूँ क्योंकि
उदाहरण मेरा जो 23-24 साल का अनुभव है कि कई बार हम कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं परंतु उदाहरण याद रह जाते हैं। जब उदाहरण याद रहेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली याद आ जाते हैं। इसलिए मैं बहुत आम जीवन में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में अमूमन चर्चा करती हूँ, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उदाहरणों से किसी भी तथ्य को समझने में हमें सहजता होती है। तो खैर, अब हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं। तो मूलतः सामाजिक अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं उन्हें 2 हिस्सों में विभक्त किया जाता है, सैद्धांतिक उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य। ठीक है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक उद्देश्य में क्या क्या अंतर है ये पहले हम देखते हैं। आज हम सिर्फ सैद्धांतिक उद्देश्य के बारे में जानेंगे और कल की कक्षा में हम व्यवहारिक उद्देश्य के बारे में जानेंगे। सैद्धांतिक उद्देश्य का जो पहला मोटिव है वो है नवीन ज्ञान की प्राप्ति। ये नवीन ज्ञान की प्राप्ति क्या है? देखिए, सैद्धांतिक उद्देश्य की जब बात की जाती है तो अधिकतर ये उसी वर्ग से ये तथ्य उभर कर आता है जो समाजशास्त्र को प्योर साइंस की तरह से ट्रीट करते हैं, और वो ये मानते हैं कि समाज अपने आप में एक लैब है, एक प्रयोगशाला है जहाँ निरंतर चीज़ें घटित होती रहती हैं, और एक सामाजिक वैज्ञानिक का कर्तव्य बनता है कि वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ और तटस्थता के साथ उन सारे जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका अध्ययन करे, और लेकिन बशर्त है कि वो सारे वही स्टेप फॉलो करे जो कि एक साइंस का स्टूडेंट, प्योर साइंस का स्टूडेंट करता है। तो जब सैद्धांतिक उद्देश्य की बात होती है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो यहाँ बिल्कुल ये बात स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ मोटिव एक शोधार्थी का रहता है कि समाज में जो कुछ भी है उसके संबंध में उन तथ्यों की खोज करना जो आज तक किसी को ना पता हो। ठीक है, अब जैसे बच्चों में धूम्रपान की जो प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ रही है पिछले कुछ 2-3 दशकों में, उसके पीछे क्या कारण है? अब इसके बारे में अमूमन बहुत सारे शोध हो चुके हैं। अब आप किसी ऐसे तथ्य को ढूंढते हैं जो पूर्व में किसी को नहीं पता हो, तो वो नवीन ज्ञान की खोज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ मोटिव बिल्कुल क्लियर है सैद्धांतिक उद्देश्य में कि उन तथ्यों को खोजना, उस ज्ञान की खोज करना जो पूर्णतः आज तक नहीं किसी को, जिस ज्ञान के बारे में, जिस तथ्य के बारे में, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो ये निरंतर एक गहन शोध का विषय होता है, नवीन तथ्यों की खोज करना। दूसरा सैद्धांतिक उद्देश्य है प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाना। इसमें हम फंक्शनल रिलेशन की बात है कि फंक्शनल रिलेशन की बात किस प्रकार से होगी कि किस प्रकार से कोई भी जो समाज में वस्तु स्थिति जब हम देखते हैं और समाज में जो कुछ भी वर्तमान में है या पूर्व काल में रहा है, उन सारे देखिए कोई ऊपर से आकर किसी घटना को घटित नहीं करता ना। और समाज कैसे बनता है? समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। उन सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, किस प्रकार के नवीन संबंध बनते हैं, उन संबंधों के चलते किस प्रकार की व्यवस्थागत परिवर्तन होते हैं, ये इन सारे विषयों में एक जो प्रकारात्मक संबंध हैं, जो फंक्शनल हम एक्टिविटी देखते हैं, जो फंक्शनल रिलेशन देखते हैं, उसके बारे में जानना कि अमुक तरह के जो व्यवस्थागत परिवर्तन हो रहे हैं उनके पीछे। और ये आप देखिए, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, पूर्व में जो चीज़ें व्यवस्था में थी, समाज में थी, वो आज बहुत अधिक परिवर्तित हो रही हैं। बहुत तीव्र गति से समाज परिवर्तित होता है। हाँ, ये अवश्य है कि जो अभौतिक संस्कृति है
वो कम गतिमान है वनस्पत भौतिक संस्कृति के। तो हमें शोधार्थी का कार्य भौतिक संस्कृति के संबंध में जानने का नहीं है, उसका तो उद्देश्य अभौतिक संस्कृति में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहे हैं और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का जो कॉज फैक्टर है उन सब चीज़ों को जानना है। अब सैद्धांतिक उद्देश्य का जो तीसरा जो बिंदु है या जो तीसरा प्रकार है वो है मानव व्यवहार से संबंधित नियमों की खोज। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न या कहीं कोई संदेह होने की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि समाजशास्त्र पशु समाज का अध्ययन नहीं करता। पशु समाज का अध्ययन, अगर मैं गलत नहीं तो जीव विज्ञान करता है ना, लेकिन समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाज का। समाज किससे बना हुआ है? मनुष्य से। तो मनुष्य किससे संचालित होता है? अपने व्यवहार से, अपनी भावनाओं से, अपने मस्तिष्क से। तो वो जो उसका व्यवहार है, मानव व्यवहार से संबंधित नियमों की खोज करना, ये इसको जानना कि मनुष्य का एक पर्टिकुलर समय में, एक समय विशेष में अगर वो परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाती हैं तो मनुष्य का व्यवहार कैसा होता है, अगर परिस्थितियाँ सामान्य होती हैं तो मनुष्य का व्यवहार कैसा होता है, इन सारी चीज़ों की खोज करना एक जो समाजशास्त्र का शोधार्थी है उसका कार्य होता है और यही सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। सामाजिक अनुसंधान का चौथा उद्देश्य है सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण। ये इसकी जो एक बार बार जिस बात को दोहराया जाता है कि जो समाजशास्त्र है उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, वो इस तथ्य से पुष्ट होता है, इस तथ्य से सिद्ध होता है कि जो पूर्व में जो कुछ भी सिद्धांत दिए गए हैं अलग अलग शोधार्थियों द्वारा, अलग अलग सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा, उनको पुनर्परीक्षण किया जाए। उस शोध को पुनर्परीक्षण करने के बाद, मतलब पुनर्परीक्षण का तात्पर्य क्या हुआ कि पुनः उस शोध की पुनरावृत्ति हो और वही रिजल्ट्स निकल कर आए, ये अपेक्षित होता है। क्योंकि साइंस में ये है कि जैसे मैंने आपको बहुत साधारण सा, क्योंकि मैं जल का उदाहरण इसलिए बताती हूँ कि आप लोगों ने अपनी 9th-10th में इसे पढ़ा है कि आज से 20 साल पहले भी H2O वाटर होता था, जल का फॉर्मूला है, और आज की तारीख में भी है ना। तो ये साइंस से अपेक्षित होता है कि जो आज से 15-20 साल या 25 साल पहले जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, अगर उनका आज पुनर्परीक्षण किया जाए तो वही सिद्धांत पुनः प्राप्त होंगे। तो जो लोग जो सामाजिक वैज्ञानिक समाजशास्त्र को प्योर साइंस की तरह से ट्रीट करते हैं, वो ये मानते हैं कि पूर्व में जो किए गए समाज से संबंधित अध्ययन है, अगर उन्हें पुनः दोहराया जाए तो वही रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। और पांचवा जो सैद्धांतिक उद्देश्य का प्रकार है वो नवीन अवधारणाओं का विकास करना। बिल्कुल ये भी बात स्पष्ट है कि निरंतर शोध, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है और चूँकि समाज परिवर्तनशील है इसलिए उसमें घटित होने वाली घटनाएं भी परिवर्तनशील होंगी। उसमें जो व्यवस्थागत जो संरचना है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है, वो भी परिवर्तित होगी। इन जो सामाजिक संरचना परिवर्तित हो रही है उसका समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो किस प्रकार से उससे इन्फ्लुएंस होते भी हैं या नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो किस प्रकार के परिणाम निकलते हैं, ये सारा का सारा एक गहन शोध का विषय है जो कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से ही हो सकता है। तो आज हमने जाना सामाजिक अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं। हमने पहला उद्देश्य जाना नवीन ज्ञान की प्राप्ति, दूसरा उद्देश्य जाना प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाना, तीसरा मानव व्यवहार से संबंधित नियमों की खोज, चौथा सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण तथा अंतिम नवीन अवधारणाओं का विकास। कल की कक्षा में हम जानेंगे सामाजिक अनुसंधान के कौन से व्यवहारिक उद्देश्य हैं। आशा करती हूँ कि जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। हमेशा और कल भी और परसों भी मैं इस बात को दोहराऊंगी कि अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं। आने वाले समय में मैं उन्हें सुलझाने का अवश्य प्रयास करूंगी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और बहुत पढ़िए,
क्योंकि विद्या ही आपको जीवन के हर उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जिसको देखा आपकी आँखों ने। जो स्वप्न आपने देखे हैं वो स्वप्न आपने तभी कारगर हो सकते हैं, तभी आपके स्वप्न पूरे हो सकते हैं जब आप विद्या को स्वीकार करें और निरंतर अध्ययन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।